हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 8 जुलाई को जो कुसुमगार आईपीओ ओपन होने वाला है, इस आईपीओ का प्राइस बैंड और मार्केट लॉट अनाउंस होती है इसकी जीएमपी में बहुत शानदार उछाल देखने को मिला। मतलब शानदार जीएमपी चल रही है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो उसके पीछे का जो बड़ा रीजन है इसका काम। तो ये कंपनी आखिर काम क्या करती है कि ऐसी डिमांड आ रही है, तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा कंपनी प्रॉफिट के अंदर है, लॉस के अंदर है, महंगी है, सस्ती है, अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा। मैंने बहुत लोगों को कह रखा है लिंक से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक हमारा चैनल ज्वाइन करके बैठे हैं। वो दूसरे लोगों का फेक चैनल है, फिर आपके साथ धोखा नहीं हो, मतलब धोखा हो जाएगा। और काफ़ी लोग पैसा मांगते हैं, तो धोखा में मत फंसिए। लिंक से ही ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। हमारे लगभग टेलीग्राम चैनल पर 60,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है। और हम जनरली जो आईपीओ से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड ही पोस्ट डालते हैं, या हमारे जो वीडियोस की लिंक है वही होती है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, तो वही ज्वाइन कीजिए। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग, कोई ट्रेडिंग वाला बताएगा वो चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पैसे कर लो, मत ज्वाइन करना। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, काफ़ी लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। कल मैंने एक, मेरा कोई पता नहीं फ्रेंड था, मैंने उसको लिंक भेजी चला कि भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वो अभी नया नया आईपीओ के अंदर आया है। तो उसको मैंने देखा वो कोई दूसरा ही चैनल ज्वाइन करके बैठा है। मैंने देखा वो फॉरेक्स वाला पता नहीं क्या था। फिर मैंने कहा मैंने तुझे लिंक भेजी थी, उससे ज्वाइन कर। तो आप भी ऐसे ही लिंक से ज्वाइन कीजिए। लोग ध्यान ही नहीं देते कि भाई करना क्या है, ज्वाइन कैसे करना। ध्यान दीजिए थोड़ा, कहीं आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो सबसे पहली चीज इसकी जीएमबी, ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत ही शानदार बता रहा, लगभग 30% 30% के आसपास, लगभग मान के चले 125 रुपए पर शेयर के आसपास इसकी जीएमबी बता रही है। डिमांड ठीक है, बट देखिए अभी जीएमबी के पूरे भरोसे नहीं रहना, बट अभी तक हम डिमांड ठीक मान के चलते हैं। फिर बात आती है इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। कंपनी की जो शुरुआत है 1990 के अंदर हुई थी। करीब करीब 36 साल हो गए हैं अपने सेक्टर के अंदर। अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। अब मेन सवाल आता है कि कंपनी क्या काम करती है, तो आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। तो देखिए कंपनी जो है कपड़ा मैन्युफैक्चर करती है। अब कपड़ा जो ये हम पहनते हैं वो वाला नहीं, एक अलग टाइप का कपड़ा होता है जिसे हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक कहते हैं या इंजीनियर्ड फैब्रिक कहते हैं। मतलब कैसे, जैसे कि देखिए आपने कोई ट्रैकिंग वगैरह करने जाते हो, टेंट वगैरह देखे होंगे, तो टेंट का जो कपड़ा होता है, उसके अलावा मिलिट्री के आपने कपड़े देखे होंगे, और मिलिट्री के अंदर और बहुत सारे कपड़े यूज़ होते हैं, नेट वगैरह यूज़ होती है। उसके अलावा पैराशूट का कपड़ा देखा होगा, जो पैराशूट हवा में उड़ता है उसका कपड़ा देखा होगा, कितना हाई लेवल का कपड़ा होता है। उसके अलावा जो बैग होते हैं, हमारे बैकपैक होते हैं, उनके कपड़े आते हैं। और फिर उसके अलावा जो कन्वेयर बेल्ट होते हैं, मतलब पुल्ली होती है ना, उसको घुमाने के लिए बेल्ट होते हैं, बेल्ट के जो कपड़े आते हैं। फिर इस कपड़े की कोई टैप आती है, वो ये मतलब उस टाइप के जो कपड़े होते हैं हाई परफॉर्मेंस, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा जो जैकेट्स वगैरह हमारे हम पहनते हैं, आपको पता होगा कि भाई सर्दियों में आजकल प्लास्टिक वाले जैकेट पहनते हैं, वो जो आगे से पूरा प्लास्टिक का लेयर होता है। तो वो सारे जो कपड़े हैं ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, इस तरह के कपड़े। तो ये अलग टाइप के होते हैं, इसीलिए इसका सेक्टर जो है अलग है, इस कारण डिमांड जो है आ रही है। काम शानदार और यूनिक है, और उसके बड़े कस्टमर्स जैसे इन्होंने हाईलाइट नहीं कर रखे, क्योंकि एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर से ज़्यादा है। एक बड़ा कस्टमर कहे तो डी कैथलॉन इसी टाइप के स्पोर्ट्स, ये जो आउटिंग करने जाते हैं, ट्रैकिंग वगैरह, उसके लिए जो सारा चीज़ें बनाते हैं, मतलब उसी के टाइप के रिलेटेड डीकैथलॉन में सारा सामान मिलता है, वो इसका बड़ा क्लाइंट है। इसका इंडिया से 60% का रेवेन्यू जनरेट होता है, एक्सपोर्ट से 40% के आसपास जनरेट होता है। अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखें, ओवरऑल एरोस्पेस एंड डिफेंस से करीब करीब 75% से ऊपर रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव से लगभग 14% के आसपास। आउटडोर लाइफस्टाइल, जैसे लाइफस्टाइल से बैग वगैरह हो गए हैं, ये जैकेट्स हो गए हैं, तो वहाँ से लगभग 8% के आसपास, और अदर सेक्टर से 1-2% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। ओवरऑल ये प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू है। देखा जाए तो कंपनी का काम काफ़ी अच्छा है, और ज़्यादातर डिपेंडेंसी है 75% का एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से। काम बढ़िया है ओवरऑल। अब इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं, जो कि 2023 से 2026 तक दिए गए 4 साल के। तो अगर एसेट्स देखे तो एसेट्स के अंदर ईयर ऑन ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर मतलब देखा जाए तो 3.5 गुना जैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बढ़िया बात है। रेवेन्यू के अंदर देखा जाए तो रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, लगभग 2 टाइम्स से ज़्यादा की ग्रोथ है। बट 2025 से 2026 के अंदर रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन हुआ है। उसका रीज़न ये है कि डिफेंस के जो ऑर्डर्स हैं उनमें थोड़ा डिले हुआ है। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट, अभी आपको पता है एक्सपोर्ट भी इधर उधर रुका हुआ था, उसके अंदर भी थोड़ा डिले हुआ है, इस कारण थोड़ा रेवेन्यू हल्का सा डाउन देखने को मिला है। फिर बात आती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो करोड़ या रुपीस में देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट अगर मार्जिन निकालें, 2023 के अंदर 12.25%, 2024 के अंदर 17.78% ग्रोथ आई है, 2025 के अंदर 14.17% थोड़ा डाउन हुआ है, और 2026 के अंदर 13.8% थोड़ा और डाउन हुआ है। मार्जिन थोड़े कम हुए हैं, पर मार्जिन 10% से ऊपर मेंटेन है, बहुत अच्छी बात है।
बट करोड़ रुपीस के अंदर अगर देखा जाए तो प्रॉफिट बढ़ा है इसका, ये अच्छी बात है। नेट वर्थ के अंदर शानदार ग्रोथ है, लगभग 502.95 करोड़ रुपए की नेट वर्थ है। रिजर्व्स 491 करोड़ रुपए के हैं। डेट उधारी भी बढ़ी है, 0.44 का डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आता है, जो कि देखा जाए तो ऐसे ज़्यादा ही है। और आईपीओ के पैसे से कोई डेट पे नहीं कर रही है। हालांकि ये जो डेट है ये शॉर्ट टर्म डेट है। एक्चुअली क्या है कि कंपनी ने जो लोगों इनको माल दिया अपने कस्टमर्स को, वहाँ से वापस पैसा नहीं आया, मतलब उधारी में माल दिया, वापस पैसा फंसा हुआ है। तो इस कारण जो कैश फ्लो के कारण डेट थोड़ा बना हुआ है, और ये टाइम पर अगर पे हो गया तो ये डेट जो है आने वाले टाइम में जल्दी कम हो जाएगा। फिर आरओसी लगभग 25% के आसपास है, बढ़िया है। तो इसका पी, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, अगर वैल्यूएशंस निकाले तो 44.8 का इसका पी है। प्राइस टू बुक 8.45 का है। ये देखा जाए तो थोड़ा हायर ही नजर आता है। अदर्स का पी देखें, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 32 से लेकर 44 के बीच में है। अदर जो कंपनीज है वो इसके सिमिलर टाइप का कपड़ा नहीं बनाती, जैसे अरविंद, एसआरएफ, ये डेनिम, वो अलग अलग कपड़े पहनने के लिए भी बनाती है। तो ये एकदम से पूरा कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है कि भाई सेम टू सेम कंपनियां नहीं है। इसका थोड़ा सेगमेंट अलग है, उनका थोड़ा सेगमेंट अलग है, ठीक है। और अपने सेगमेंट में ये छोटी कंपनी है, बट फिर भी पी वाइज, प्राइस टू बुक वाइज ज़्यादा सस्ती नहीं है ये। इसका प्राइस टू बुक 8.45 का है, अदर का 3.5 से लेकर 5.5 के बीच में है। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस ठीक ठीक है, सस्ती नहीं है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 8 से लेकर 10 जुलाई के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। लिस्टिंग डेट है 15 जुलाई को। फेस वैल्यू ₹1 पर आ रहा है। प्राइस बैंड 398 रुपये से लेकर 419 रुपये के बीच में रखा गया है। 35 मतलब 35 शेयर्स का लॉट है, और इसका टोटल इश्यू साइज है 650 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर पूरा का पूरा ओएफएस है। हालांकि कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट को देखते हुए तो ज़्यादा जरूरत नजर नहीं आ रही है, बट थोड़ा डेट देखते हुए लग रहा है कि थोड़ा आईपीओ के पैसे से पे करते तो बढ़िया रहता। बट आरएचपी में इन्होंने मेंशन किया है कि ये माल इन्होंने उधार दिया है, इस कारण क्या है कि पैसा जो वापस नहीं आया वो अटका हुआ है। बाकी उसके अलावा कोई ज़्यादा उधारी नहीं है, ये बात ठीक है, पर टाइम पर पेमेंट आ जाए तो बढ़िया है। मार्केट कैप करीबन 4400 करोड़ रुपए के आसपास का बनेगा। स्मॉल कैप कंपनी, ज़्यादा छोटी नहीं है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं है। और एम्प्लॉइज को डिस्काउंट दिया गया 39 रुपये पर शेयर का, बढ़िया बात है। प्रमोटर की होल्डिंग पहले 90% के आसपास है, बाद में 75% के आसपास रह जाएगी, अच्छी होल्डिंग है। तो ये होगी कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल याद है कि क्या आईपीओ में अप्लाई करें, नहीं करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैंने आपको बताया कि मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि हम ही एनालिसिस करेंगे, तो आप क्या बताएंगे? तो मैंने इतना सारा तो बताया आपको, आप देखोगे तो समझ में आएगा। कंपनी की डिटेल्स बताई, फाइनेंशियल बताए हैं, बाकी सारी चीज़ें भी बताएंगे, तो आप देखोगे तो आप डिसीजन ले पाओगे ना। देख ही नहीं रहे हो तो कैसे डिसीजन ले पाओगे? आपको सुनना है सब, हाँ या ना, वो सही नहीं रहता। स्टॉक मार्केट में खुद के डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इसकी जीएमपी लगभग 30% के आसपास है। लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हम 4 पैरामीटर्स देखते हैं, तो जीएमपी 30% के आसपास है, उसमें 1 पॉइंट मिल जाता है। वैल्यूएशंस देखिए इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है, बट थोड़ा यूनिक सेक्टर है, इस कारण ओके मानते हैं। 0 से लेकर आधा पॉइंट देते हैं, 0 से आधा पॉइंट, ठीक है, अभी 0 ही मान के चलते हैं। बाकी एंकर डस्ट 650 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है, ठीक आ सकती है, ठीक है, और आधा पॉइंट उसमें मान लो मिल सकता है। फिर सब्सक्रिप्शन जो है, देखिए जीएमपी ज़्यादा होगी तो सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली मिल जाता है, तो सब्सक्रिप्शन में आधे से लेकर 1 पॉइंट मिल जाएगा। तो इसकी रेटिंग ऑलमोस्ट न्यूट्रल जैसी बन सकती है, मतलब इसमें हाई रिस्क जैसा नजर नहीं आ रही कुछ चीज़ें। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखिए इसका सेक्टर यूनिक है, अलग टाइप के कपड़े बनाती है, इसलिए थोड़ा इसको अलग बना देता है, इस कारण इसकी जीएमपी भी थोड़ी हाई है। कंपनी फाइनेंशियली अच्छी नजर आ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, नेट वर्थ बढ़ रही है, मार्जिन भी अच्छे हैं, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। हाँ थोड़ा बहुत डेट है, वो मैंने आपको उसका कारण भी बताया कि इन्होंने माल उधार दिया है, इस कारण क्या है कि वापस पैसा नहीं आया, वो इस कारण इनको उधारी वगैरह जो है वो दिख रही है। वो शॉर्ट टर्म डेट है, पर ये पे करना चाहिए, आने वाले टाइम में अगर पे करती तो बढ़िया रहेगा। बाकी आरओसी वगैरह बढ़िया है, ओवरऑल कंपनी ठीक नज़र आ रही है। अब नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स भी जानना जरूरी है। नेगेटिव्स देखिए कि वैल्यूएशंस सस्ती नहीं है, वैल्यूएशन थोड़ी सस्ती लानी चाहिए थी। दूसरी चीज़ हो सकता है कि भाई ये थोड़ा यूनिक सेक्टर है तो थोड़ा अपना फ़ायदा उठा रहे हो उसका, वो भी अलग चीज़ है। फिर डेट है, हालांकि डेट का कारण बताया, बट डेट पे करना चाहिए, आने वाले टाइम में ये साफ़ होना चाहिए, तो बढ़िया बात है कंपनी के लिए। बाकी एक थोड़ा रिस्क ये है कि ज़्यादा रिस्क तो नहीं है, बट 75% रेवेन्यू लगभग एयरोस्पेस डिफेंस सेक्टर से आता है, तो एक सेक्टर पे डिपेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा है, तो ये थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा ये चीज़ें, बट ये बड़ा रिस्क नहीं है। ओवरऑल देखा जाए, देखिए कंक्लूजन, ये 1-2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इनको मतलब सुधार करना चाहिए, जैसे डेट वगैरह। बाकी ओवरऑल अच्छी कंपनी, बैलेंस कंपनी नज़र आ रही है, एक यूनिक सेक्टर है, और क्या कहते हैं, हाई रिस्क इसके अंदर ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। ओवरऑल लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से अट्रैक्शन नज़र आ रहा है। पर्सनली मेरा पूछेंगे तो मुझे भी लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से अच्छी लग रही है। अब अगर मान लो मुझे अलॉट होता है, मैं थोड़ा बहुत इसको जरूर रखूंगा,
कुसुमकर, क्योंकि एक थोड़ा यूनिक सेक्टर नजर आ रहा है इसके अंदर, ये चीज़ है। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं, सारी चीज़ें देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि अप्लाई करना नहीं करना है। और हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट के साइड में या ऊपर हाइप का बटन होगा, अभी स्टार्ट करके ऐसा बटन आता है, वो हाइप भी कर सकते हैं, इससे हमें वीडियो चलता है, हमें थोड़ा हेल्प हो जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।